हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। साथियों, आज है 24 मार्च और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 24 मार्च 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथियों, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि हम लोग बहुत ज़्यादा करीब हैं 7 लाख सब्सक्राइबर होने के, तो आप फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और अपने जो भी यार दोस्त फैमिली मेंबर है सबसे सब्सक्राइब करवाइए, जिससे जल्द से जल्द पूरा हो जाए। चलिए शुरुआत करेंगे कल के रिवीजन से। कल बोले तो संडे के पहले वाला दिन, क्योंकि संडे को होता है वीकली टेस्ट, और वीकली टेस्ट अगर आपने नहीं दिया है तो जा करके जरूर देना। चलिए, तो हम लोगों ने सैटरडे को पढ़ा था कि 22 मार्च को विश्व जल मनाया गया। इसका थीम क्या था? इसका थीम था ग्लेशियर कंजर्वेशन। शुरुआत 1993 से हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष बनी है क्रिस्टी कोवेंट्री, ये जिम्बाब्वे की हैं। और चिरंजीवी चक्रवर्ती को यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन्हें 2024 में पद्म विभूषण भी मिल चुका है। इसके अलावा मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक लिखी गई है, इसको के अरुमुगम और एरोल डी क्रूज ने लिखा हुआ है। जांस्कर फेस्टिवल लद्दाख में मनाया गया 10वां संस्करण था। और पंजाब विधानसभा ने सांकेतिक भाषा को शुरू करने की घोषणा की है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किए जाएंगे राम बी सुतार, ये है मूर्तिकार। इसके अलावा राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम शुरू किया गया आयुष मंत्रालय के द्वारा। और ग्रोक जो खबरों में रहा अभी हाल ही में, ये एक एआई चैटबॉट है एक्स प्लेटफॉर्म का। आईपीएल का 18वां संस्करण शुरू हुआ है और पिछली बार देखिए ये 17वें संस्करण का विजेता था केकेआर। ठीक है ना, ये लास्ट विजेता था, इसको ध्यान रखना। तो ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है रिवीजन। अब आज की करंट अफेयर देखेंगे, लेकिन इसकी क्विज पीडीएफ सब आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी, वहां से जाकर आप सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, किस स्वतंत्रता सेनानी की पुण्यतिथि पर प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है? तो 23 मार्च को दोस्तों शहीद दिवस मनाते हैं हम लोग भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी की पुण्यतिथि की याद में। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इनको 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, तो इस वजह से हम लोग इस दिन को मनाते हैं शहीद दिवस के रूप में। ठीक है, तो 1931 में ये हुआ था। वीर सपूत शहीद भगत सिंह, सुखदेव थापर और राजगुरु ने हंसते हंसते फांसी पर ये चढ़ गए थे। अच्छा, शहीद दिवस 2 बार मनाया जाता है। एक तो 30 जनवरी को भी मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना, कई बार मैंने बताया हुआ है। महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर मनाते हैं। ये महापुरुषों से संबंधित दिवस हुए। इसका रिवीजन जब भी आता है ऐसा, तो मैं आपको पूरा जितना भी साल भर में महापुरुषों से संबंधित दिवस मनाए जाते हैं उसका रिवीजन करवाता हूँ। आइए एक नजर डालते हैं फिर से। तो साथियों, शुरुआत करते हैं जनवरी महीने से। 12 जनवरी को सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर। फिर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं, क्योंकि 1966 में इंदिरा गांधी जी इसी दिन पहली बार महिला प्रधानमंत्री बनी थी। भारत की पहली और इकलौती महिला प्रधानमंत्री थी। और 30 जनवरी को शहीद दिवस, देखिए ये महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर मनाते हैं। 11 फरवरी को समर्पण दिवस, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, सरोजनी नायडू जी की जयंती पर। 23 मार्च को शहीद दिवस, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी की पुण्यतिथि पर। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर। 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि। और 21 मई और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, पीसी महालनोबिस जी की जयंती। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस, राजीव गांधी जी की जयंती पर। ध्यान रहे, जयंती पर सद्भावना दिवस और पुण्यतिथि पर राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाते हैं। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है ध्यानचंद जी की जयंती पर। और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर। 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस, मोक्ष गुंडकम विश्वेश्वरैया जी की जयंती पर। इसके अलावा 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर। ध्यान रहे, जयंती पर अंत्योदय दिवस 25 सितंबर और पुण्यतिथि पर 11 फरवरी को समर्पण दिवस मनाते हैं। ठीक है, 11 फरवरी को समर्पण दिवस मनाते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की। इसके अलावा 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, महात्मा गांधी जी की जयंती होती है। 30 जनवरी को पुण्यतिथि होती है। और 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस, और ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती पर। ध्यान रहे, यहाँ पर ये विश्व छात्र दिवस है, ऑप्शन में आपको राष्ट्रीय छात्र दिवस देकर कंफ्यूज कर सकता है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, मौलाना अबुल कलाम जी की जयंती पर। 14 नवंबर को बाल दिवस, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती पर। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि पर। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस, चौधरी चरण सिंह की जयंती पर। और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर। क्लियर है ना? चलिए आगे। भारतीय बायोटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई?
तो भारतीय बायोटेक स्टार्टअप, बायोटेक मतलब क्या होता है, बायो प्लस टेक्नोलॉजी, बायो प्लस टेक्नोलॉजी। तो बायो प्लस टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी हो, जैसे देखो एजुकेशन से, अगर एजुकेशन को अगर टेक्नोलॉजी से जोड़ दो तो उसे कहते हैं एडटेक, है ना। जैसे एजुकेशन है, आप टेक्नोलॉजी की मदद से एजुकेशन ले रहे हो, आप यूट्यूब की मदद से यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हो, है ना। तो ये एजुकेशन को टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया गया, जैसे आप एमजेटी ऐप से जाकर पढ़ाई करते हो, तो फिर वो एडटेक प्लेटफॉर्म हुआ। ऐसे ही जब भी बायोलॉजिकल चीज़ों की कोई जो जैव विविधताएं होती हैं, या जो बायोडाइवर्सिटी होती हैं, या जो भी ऐसे बायोस चीज़ें होती हैं, उनको टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया जाता है, ऐसा कोई स्टार्टअप बनाया जाता है जो इन सब चीज़ों पर काम करता है, तो उसे बायोटेक स्टार्टअप कहते हैं। तो भारतीय बायोटेक स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए भारत सरकार ने एक पहल शुरू की है। कौन सा पहल है, बायोसारथी। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। बायोसारथी पहल शुरू की गई है। आइए इसके बारे में डिटेल जानते हैं। आप पीआईबी का आर्टिकल देख पाओगे 21 मार्च का। तो इसमें क्या होगा कि 21 मार्च को लॉन्च किया गया केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा। इसमें 6 महीने का समूह बनाया जाएगा जो संरचित मेंटर मेंटी जुड़ाव की सुविधा प्रदान करेगा। इस अवसर पर ही भारतीय जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट भी जारी की गई है, तो ये भी ध्यान रखना। और 2014 में 10 बिलियन डॉलर से बढ़कर के अब 165.7 बिलियन डॉलर का इसका इकोनॉमी हो गया है, जैव इकोनॉमी, जैव या कह कि बायो इकोनॉमी, है ना, जैव अर्थव्यवस्था। तो 2025 तक 150 बिलियन डॉलर की जैव अर्थ का लक्ष्य रखा गया था, और लक्ष्य ऑलरेडी ये क्रॉस कर चुका है, 165 हो चुका है, अभी 2025 बीता भी नहीं है। अगला, मार्च 2025 में किसको यूपीएससी का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, इसके संयुक्त सचिव यानी ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाए गए हैं अभी हाल ही में अनुज कुमार सिंह। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, ऑफिसर अनुज कुमार सिंह अपॉइंटेड एट द ज्वाइंट सेक्रेटरी इन यूपीएससी। तो इनको 5 वर्ष या अगले आदेश तक नियुक्त किया गया है केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत। अच्छा, भारतीय रेलवे विद्युत अभियांत्रिकी सेवा से ये 2009 बैच के अधिकारी रहे हुए हैं। यूपीएससी के बारे में बात करें, यूपीएससी देखो एक आयोग है, तो आयोग जितने भी होते हैं ना, आपको मैं बैच में तो वीडियो देखता हूँ, यहाँ पर भी मैं यूट्यूब पर भी देने की कोशिश करूंगा, जितने भी आयोग हैं उनको याद कर डालो। आयोग उसमें से कौन से संवैधानिक आयोग हैं, कौन से वैधानिक आयोग हैं। वैधानिक संवैधानिक में क्या अंतर, मतलब आप ऐसे समझिए कि जो आयोगों के बारे में किसी अनुच्छेद में चर्चा की गई हो, या जो आयोग या जो भी संस्था, कई बार ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलता है। आप जब प्रैक्टिस सेट दोगे या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दोगे, उसमें आपको देखने को मिला होगा कि निम्न में से कौन सी संस्था संवैधानिक संस्था है। तो आप ये ध्यान रखना कि जो संस्थाओं के बारे में किसी अनुच्छेद में उल्लेख किया जाए, जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं कि वस्तु और सेवा कर या जीएसटी जब लाया गया, तो जीएसटी जो है, जीएसटी परिषद एक संवैधानिक संस्था है या वैधानिक संस्था है। या आपको ऑप्शन में 3-4 आयोग ऐसे दे देंगे, उसमें पूछेंगे इनमें से कौन सा संवैधानिक नहीं है। तो आपको जब भी जीएसटी में पढ़ाता हूं, मैं आपको ये बताता हूं ना कि ये 279 के ए में इसमें उल्लेख किया गया है ना। तो 279 ये यानी कि संविधान का अनुच्छेद आ गया। जब संविधान का अनुच्छेद आ गया तो मतलब वो हो गया संवैधानिक, ठीक है। अभी जब मैं नीति आयोग की बात करता हूँ कि नीति आयोग कैसा है, तो नीति आयोग के बारे में क्या कभी मैंने बोला कि ये इस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है, नहीं। तो ये एक वैधानिक संस्था हुई, ठीक है। चलिए, ऐसे यूपीएससी जो है ये एक संवैधानिक संस्था है। यूपीएससी के बारे में अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 तक इसका उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में, जिसमें अनुच्छेद 315 में कहा गया है कि एक संघ लोक सेवा आयोग होगा, उसकी स्थापना की जाएगी, ठीक है। मतलब इसकी स्थापना के बारे में पूछा गया है। 316 में, अनुच्छेद 316 में यूपीएससी के अध्यक्षीय नियुक्ति की बात की गई है, ये बात ध्यान रखना। अभी अध्यक्ष कौन है, अभी हैं डॉक्टर प्रीति सूदन, किसकी जगह पर आई हैं, मनोज सोनी की जगह पर आई, इससे पहले मनोज सोनी थी। 1926 में स्थापना हुई थी नई दिल्ली में हेडक्वार्टर, क्लियर है ना। चलिए अगला, कुछ और नियुक्तियां हैं, जैसे एन गणपति सुब्रमण्यम को अभी टाटा कम्युनिकेशन का चेयरमैन बनाया गया था। अंजू राठी राणा को पहली महिला निधि सचिव बनाया गया था, विधि सचिव बनाया गया था, ठीक है। इसके अलावा अजीत रत्नाकर जोशी भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक बने। अतुल कुमार गोयल ये आईबीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने। विकास कौशल एचपीसीएल के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक। अमिताभ मुखर्जी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक। अंजू राठी राणा ये हो गया, फिर से ये विधि सचिव हो गया, ये विधि सचिव है, यहाँ निधि। चलिए ये वाला ध्यान रखना, विधि मतलब कानूनी। अजीत रत्नाकर जोशी आरबीआई के कार्यकारी निदेशक बने हैं। अजय भादु को गवर्नमेंट ई मार्केट का सीईओ बनाया गया है। अगला,
चेन्नई में आयोजित हो रहा पीएसए चैलेंजर स्क्वैश टूर्नामेंट, इसमें महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? तो स्क्वैश जब आए ना, स्क्वैश स्क्वैश भी एक खेल होता है। स्क्वैश में अपने देश में एक लेडी है, काफी चर्चे में रहती है ना, बहुत छोटी सी ही उम्र से वो जीतना शुरू कर दी है। अनाहत सिंह, राजस्थान की है, मैंने आपको कई बार बताया है, सबसे ओलंपिक में रिप्रेजेंट भारत की तरफ से करने वाली सबसे युवा थी, सबसे कम उम्र की। तो अनाहत सिंह यहाँ पर जीत चुकी हैं और काफी अच्छी खिलाड़ी भी है। तो अनाहत सिंह ने एक बार फिर से यहाँ पर जीत दर्ज की है स्क्वैश टूर्नामेंट। एक्चुअल में क्या है ना, स्क्वैश वगैरह खेल में अभी इंडिया का रिप्रेजेंटेशन उतना अच्छा है नहीं, तो इसलिए जब कोई नया गेम आता है, ऐसा गेम जो अपने देश में उतना नहीं खेला जाता है, लेकिन फिर भी उसमें कोई खिलाड़ी उठ करके आता है और उस खेल से के माध्यम से इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो बड़ी प्राउड वाली बात होती है कि चलो अब इस खेल में भी इंडिया आ गया। खैर, तो ये पीएससी चैलेंजर स्क्वैश इन्होंने जीत लिया है। पुरुष और महिला दोनों का हुआ है। तो पुरुषों का तो इन्होंने जीता, वीर चोटरानी ने, और महिलाओं का जीता अनाहत सिंह ने। ठीक है, तो ये 10वां इनका पीएसए का खिताब था अनाहत सिंह का। राजस्थान की रहने वाली है, ध्यान रखना। 17 से 21 मार्च तक हुआ आयोजन। कहाँ हुआ आयोजन? चेन्नई में। अगला, कहाँ पर पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन किया गया? पर्पल फेस्ट, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्पल फेस्टिवल या पर्पल फेस्ट, जब भी पर्पल फेस्टिवल के बारे में पूछा जाए तो आप समझिएगा ये दिव्यांगों के लिए होता है, दिव्यांगों के लिए होता है, ठीक है ना, फेस्टिवल दिव्यांग जनों के लिए। और जब दिव्यांग जनों के लिए होता है तो मोस्टली आपको हमेशा देखने को मिलेगा कि ये नई दिल्ली में हो रहा है। इस बार भी नई दिल्ली में हुआ, लेकिन ऑप्शन में यहाँ नई दिल्ली है ही नहीं, नई दिल्ली में डाल दे रहा हूँ। तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। आप यहाँ पर देखिए, पर्पल फेस्टिवल राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग यानी DEPWD सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, इसके द्वारा आयोजन किया गया और उद्देश्य यही था समावेशिता को बढ़ावा देना, दिव्यांगजन को सशक्त करना। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि साल में एक बार आयोजित किया जाएगा, इस साल भर में कई बार आयोजित कराया जाता है। जैसे आदि महोत्सव होता है। आदि महोत्सव क्या होता है? आदिवासियों के लिए होता है, जो जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं उनके लिए होता है। और ऐसे ही ये पर्पल फेस्टिवल होता है दिव्यांगजनों के लिए। अगला, किसको डेनमार्क के नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ड्रेनबोर्ग से सम्मानित किया गया? डेनब्रोग से। तो अभी डेनमार्क का नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनब्रोग से सम्मानित किया गया है विजय शंकर जी को। विजय शंकर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, विजय शंकर, ये हैं विजय शंकर। इनको अभी ऑनर किया गया है डेनमार्क के नाइट क्रॉस फॉर हिज रिमार्केबल कंसुलर सर्विस। इनके कंसुलर सर्विस के लिए, कंसुलेट में ये हैं भारत की तरफ से, और इसलिए इनको वहां सम्मानित किया गया है। मानद कंसुल जनरल और सन्मार्ग ग्रुप के चेयरमैन हैं। पुरस्कार प्रदान करता रहा है रासमुस एबियार क्रिस्टियन, इनका नाम नहीं याद रखना है, ठीक है ना। भारत में डेनमार्क के राजदूत हैं। खैर, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन होती है, एक यूरोपीय देश है छोटा सा। प्रधानमंत्री हैं मेट्टे फ्रेडरिक्सन, इनका नाम याद रखना। और मुद्रा होती है डेनिस क्रोन। डेनिस क्रोन ये इसकी करेंसी होती है। ठीक है, अगला, नॉर्वे के पास पड़ता है ना डेनमार्क, की मैप नहीं लिया हूं, नहीं तो दिखाता। 1 से 15 अक्टूबर तक कहां पर 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी? तो 1 से 15 अक्टूबर के बीच में 11वीं तैराकी चैंपियनशिप ये आयोजित की जाएगी अहमदाबाद में। ठीक है, अहमदाबाद में होगा। इंडिया टू होस्ट 11th एशियन स्विमिंग चैंपियनशिप इन अहमदाबाद। ठीक है, तो ये एशिया का स्विमिंग चैंपियनशिप होगा और भारत इस बार मेजबानी कर रहा है। संस्करण होने वाला है 11वां, तो 1 से 15 अक्टूबर तक होगा। 2019 में 10वीं एशियाई आयु वर्ग चैंपियनशिप की मेजबानी भारत ने की थी। अगला, 2024-25 में 250 मीट्रिक टन माल लादान करने वाला भारत का पहला रेलवे जोन कौन बना? तो 250 मीट्रिक टन माल लादान करने वाला भारत का पहला रेलवे जोन बन गया है ईस्ट कोस्ट रेलवे। अब ईस्ट कोस्ट रेलवे जो है ये कोस्ट रेलवे है, तो भाई यहाँ पर माल तो आएंगे ही ज्यादा, है ना, क्योंकि बंदरगाह के माध्यम से आएंगे, कोस्टल से, तो इस वजह से, और ये वहां से आएंगे तो बॉर्डर, जब बंदरगाहों पे आएंगे वहां से ट्रेनों पर ही लद के जाएंगे। इस मामले में ये हमेशा टॉप पर ही रहने वाला है आगे कुछ सालों में भी, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि 2 साल से ये टॉप पर आ रहा है और रिकॉर्ड इसने सेट कर दिया है। 250 मीट्रिक टन माल लादान किया 1 साल में। ठीक है, ऐसे ही पिछले साल में भी ये आंकड़ा पार किया था। ये ईस्ट कोस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है भुवनेश्वर में। अच्छा, ये भी पता होना चाहिए आपको कि कितने रेलवे जोन है, ये रेलवे जोन का नाम है ना। भारत में टोटल 18 रेलवे जोन है, ध्यान रखना, 18 रेलवे जोन है, 18 रेलवे जोन है भारत में।
और 18वां अगर पूछा जाए, सबसे लास्ट वाला 18वां, तो आप क्या बताओगे? दक्षिण तटीय रेलवे जोन या साउथ कोस्टल रेलवे जोन। साउथ कोस्टल, ठीक है, साउथ कोस्टल। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? विशाखापत्तनम में। विशाखापत्तनम में। विशाखापत्तनम कहाँ पड़ता है भाई? आंध्र प्रदेश में। तो 18 रेलवे जोन है, 18वां जो है साउथ कोस्टल रेलवे जोन है। 17वां कौन बना था? 17वां कोलकाता मेट्रो को घोषित किया गया था, ठीक है, 17वां रेलवे जोन। खैर, इस पर आते हैं, अभी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। अभी ईस्ट कोस्टल रेलवे जोन जो है ये वित्तीय वर्ष 2024-25 में 250 मीट्रिक टन माल आदान करने वाला ये बन गया है पहला रेलवे जोन। लगातार दूसरे वर्ष ऐसा इसने किया हुआ है। 2023-24 की तुलना में 2.5% से अधिक की वृद्धि हुई है। इसका हेडक्वार्टर भुवनेश्वर में है। अब यहाँ पर देखिए, ये रेलवे जोन और उनके हेडक्वार्टर है, ठीक है, आपको क्लियर दिख रहे हैं कि नहीं? चलिए मैं पढ़ करके बता दे रहा हूँ, देख लीजिए। देखो, इसको इस हिसाब से यहाँ पर इमेज रखा गया है जिससे आपको याद करने में आसानी हो जाए, क्योंकि ना अभी एक वो वाला मैप होता है जो इधर उधर वाला, तो उसमें कंफ्यूजन ज़्यादा बढ़ जाती है। नॉर्थ है तो नॉर्दर्न में देखो कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे एक तो नॉर्दर्न हो गया, एनआर जिसे कहते हैं, ये नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। नॉर्दर्न सेंट्रल यानी एनसीआर जिसे कहते हैं, तो नॉर्दर्न सेंट्रल जो है ये प्रयागराज में है। नॉर्दर्न वेस्टर्न जो है ये जयपुर में है, जयपुर राजस्थान में। नॉर्थ ईस्टर्न है गोरखपुर में है। और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जो है ये गुवाहाटी में है, ठीक है, असम में पड़ता है। ईस्ट यानी ईस्ट से जुड़ा हुआ जो भी है उसको याद रखो। ईस्ट से जुड़ा हुआ 3 आपको मिलेगा। एक ईस्टर्न है कोलकाता, एक ईस्ट सेंट्रल है हाजीपुर में, एक ईस्ट कोस्ट है भुवनेश्वर में, जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे थे, भुवनेश्वर में उसका हेडक्वार्टर है। सेंट्रल जो है सीएसटी आप सुनते हो ना, सेंट्रल रेलवे जोन जो है ये है मुंबई में। सदर्न में अगर बात करें तो सदर्न में देखिए कितने हैं, 2 2 4 2 6 हैं। सदर्न चेन्नई में है। साउथ वेस्टर्न जो है ये हुबली में है। और साउथ सेंट्रल जो है ये सिकंदराबाद में है। ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, साउथ सेंट्रल। साउथ कोस्टल जो है ये दक्षिण तटीय जो मैंने आपको बताया नया वाला विशाखापत्तनम, 18वां है ये, ठीक है। इसके अलावा साउथ ईस्ट सेंट्रल बिलासपुर है और साउथ ईस्टर्न जो है ये कोलकाता में है। वेस्ट में अगर बात करें तो वेस्ट मुंबई, वेस्टर्न रेलवे जो है ये मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। वेस्ट सेंट्रल जो है जबलपुर में हेडक्वार्टर है। क्लियर है ना? चलिए, ये सब चीजें पीडीएफ में आपको मिलेगी तो आप नोट डाउन कर लेना। ये सब जैसे क्या होता है ना, ये पढ़ना तो रहता है, चाहते तो हो कि हाँ इसको एक बार पढ़ लेना चाहिए, लेकिन कभी मौका मिल नहीं पाता है। इसको पढ़ लेते और जब पूछ लिया जाता है तब याद आता है यार इसको पढ़ लेना चाहिए था। लेकिन मैं आपका काम आसान कर दिया हूँ, पीडीएफ में दे दिया हूँ। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दी जाएगी, एक बार रीडिंग लगा लेना, ठीक है। चलिए अगला, ऑनलाइन ट्रेवल प्लेटफॉर्म गोआई बीबू ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो गोआई बीबू ने अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया 2 को, एक ऋषभ पंत को और एक बनाया इसने सुनील गावस्कर को। सुनील गावस्कर को, ठीक है। तो 2 को अपना ब्रांड एम्बेसडर इसने बनाया। गोआई बीबू आप जानते हो एक टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म है, फ्लाइट की टिकट, होटल की टिकट, इन सब की टिकट बुक की जाती है। तो उसी का प्रचार प्रसार करेंगे ये दोनों क्रिकेटर, ठीक है ना। सुनील गावस्कर पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं और ऋषभ पंत अभी खेलते हैं। खैर, कुछ और जो पिछले दिनों में ब्रांड एम्बेसडर या गुडविल एम्बेसडर या आइकॉन नियुक्त किए गए हैं उनका रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन इज इंपॉर्टेंट। तो विजन 2020 इंडिया के बारे में अभी मैंने आपको बताया था, पूर्व क्रिकेटर के श्रीकांत को बनाया गया। इसके अलावा फिट इंडिया आइकॉन आयुष्मान खुराना को बनाया गया और फेडरल बैंक की विद्या बालन को बनाया गया था। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जब हुई थी उसका ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन को बनाया गया था। फिक्की फ्रेम्स का आयुष्मान खुराना को बनाया गया था। प्यूमा इंडिया की पीवी सिंधु बनाई गई। पहला जब खो खो विश्व कप हुआ था, भारत ने जीता है महिला और पुरुष दोनों का, सलमान खान को बनाया गया था ब्रांड एम्बेसडर। मध्य प्रदेश पर्यटन का बनाया गया पंकज त्रिपाठी को और थाईलैंड टूरिज्म को बनाया गया था सोनू सूद को। सब के सब इंपॉर्टेंट है, कोई भी फर्जी का फालतू का नहीं लिया गया, ठीक है। चलिए आगे, बंगाली नाटक निहसांगो ईश्वर ने META मेटा 2025 में कुल कितने अवार्ड जीते? तो अभी निहसांगो ईश्वर नाम का एक नाटक था, इसने टोटल 5 अवार्ड जीते हुए हैं। किसमें? मेटा 2025 में। लेस इंपॉर्टेंट है इसलिए इसमें इसको आखिरी में रखा गया है। महिंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर अवार्ड जो थिएटर आर्टिस्ट के लिए दिया जाता है, तो ये महिंद्रा के द्वारा, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के द्वारा आयोजित कराया जाता है महिंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर अवार्ड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में मेटा बोलते हैं। तो मेटा के 5 पुरस्कार जीते हैं किसने? बंगाली नाटक है निहसांगो ईश्वर, ठीक है ना। तो अब इसमें सुमन साहा जो हैं ये एक्टिंग भी की हैं और निर्देशक भी रहे हैं, डायरेक्टर भी रहे हैं। तो इसको इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड मिला हुआ है। अगला, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल डे।
तो ये जो मौसम विज्ञान होता है उसके प्रति उसकी जो कंट्रीब्यूशन है उसके प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए बताता है। अब आप देखो आज के टाइम पर जान पाते हो कि 2 दिन पहले कि हाँ भाई 2 दिन बाद बारिश होने वाली है, या लंबे यात्रा पर ना निकले, या आधी तूफान आने वाला है। खास करके जो कोस्टल एरिया में रहते हैं, जो विलेजेस या शहर, उनके लिए सबसे ज़्यादा ये हेल्पफुल होता है, क्योंकि उनको वहाँ पर चक्रवात कब आएंगे, क्या आएंगे, इसकी जानकारी ये पहले दे देते हैं मौसम विज्ञान संगठन वाले। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे को एक डिसाइड किया गया है, कब में मनाया जाता है, तो ये 23 मार्च को मनाया जाता है। ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट दिवस है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इस बार की थीम रखी गई है क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर, ठीक है, क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। तो 23 मार्च को मनाया जाता है। 1961 से इसकी शुरुआत हुई थी। जब भी कोई चक्रवात आता है, चक्रवाती तूफान आता है, उसको कोई एक नाम दिया जाता है। वो नाम क्यों दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, इस पर मैंने ढेरों वीडियो बनाई हुई है। आप जाकर के सर्च करना कि चक्रवाती तूफान का नाम कैसे दिया जाता है, आगे एमजेटी एजुकेशन लिख देना, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी वीडियो कई सारी। तो उसमें जो है ना, आपको बताया गया है कि इसके पीछे का लंबा इतिहास रहा है और कैसे वो नाम दिया जाता है, कितना इंपॉर्टेंस रखता है। खैर, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना 1950 को 23 मार्च के दिन ही हुई थी, इसीलिए 23 मार्च को मनाते हैं विश्व मौसम विज्ञान दिवस। ठीक है जी, चलिए अगला। तो ये थे आज के दिन की टॉप 11 करंट अफेयर की क्वेश्चंस की क्विज और पीडीएफ आपको मिलेगी एमजेटी ऐप पर। एमजेटी ऐप पर जाइए और यहाँ से क्विज पीडीएफ फ्री में पाइए। टेलीग्राम से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। कल क्या क्वेश्चन पूछते हैं, कल मैंने पूछा था आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की थीम क्या रखी गई है, तो फॉरेस्ट एंड फूड रखी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा रामनाथ गोयनका उत्कृष्टता पुरस्कार से किसको हिंदी श्रेणी में पुरस्कृत किया गया, तो मुदुलिका झा को हिंदी श्रेणी में पुरस्कृत किया गया था। आज आपको क्या बताना है, भारतीय संसद में स्थापित महात्मा गांधी जी की बैठे स्थिति वाली प्रतिमा को किसने डिजाइन किया है, कमेंट करके बताइएगा। इसमें आपको कुछ और नाम भी दिख जाएंगे जिनकी अपनी अपनी खासियत है, कलाकार हैं, मूर्तिकार हैं, आप उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया, अगर कुछ याद हो तो कोशिश करना बताने का, ठीक है। जैसे अरुण योगीराज का नाम तो याद ही आ रहा होगा आपको। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, ये भी कमेंट करके बता दीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे जल्द से जल्द हम लोग 7 लाख का परिवार पूरा कर लें। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।